हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए आज का आपका क्या हो गया है, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। चैप्टर नंबर 8 देखना है। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है किसान। किसानों के बारे में बताया जाएगा और जमींदार और राज्य के बारे में बताया जाएगा। कब की बात कर रहा है? तो ये कृषि समाज की बात करेगा, जो कि और मुगल साम्राज्य में कृषि समाज कैसा था इसके बारे में बात करेगा। तो समय काल की बात करें तो लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी तक की बात कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो मुगल काल था वो कब से कब तक रहा। तो अगर आप बात करें तो बाबर कब भारत आया था? तो बाबर 1526 में भारत आया था। और औरंगजेब की अगर आप मृत्यु की बात करते हैं तो कब हुई थी? 1707 में हुई थी। और इसके बाद जो है मुगल सत्ता का पतन होना स्टार्ट हुआ था। वैसे मुगल सत्ता की अगर आप बात करते हैं तो वो 1757 तक स्थापित रही थी, है ना। चलिए देखिए आगे। 1757 में अंग्रेजों ने पूरा जो है मुगल बादशाहों को खत्म करके रख दिया था, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। 16वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में रहते थे। कितने? 85% लोग गांव में रहते थे। छोटे खेतीहर और भूमिहीन संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुईं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था। बाहर की ताकत ही थी मुगल राज्य। मुगल बाहर से आए थे जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाहती थी। उगाहती थी का मतलब है कर लेती थी किसानों से हर तरीके से। जाति कर भी लगा देते ये लोग, धार्मिक कर भी लगाते थे। जाति कर नहीं, धार्मिक कर। यानी जो जजिया कर किसको देना होता था? जजिया कर वो लोग देते थे जो गैर मुसलमान थे। गैर मुसलमान से मतलब आप बात करें तो हिंदू थे या फिर ईसाई थे, यानी वो मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। उनको जजिया कर देना होता था। इसको धार्मिक कर कहते थे, है ना। राज्य के नुमाइंदे, राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले लोग राज्य के व्यक्ति होते थे। ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। चूंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। आगे देखिए, ये आपका एक ग्रामीण दृश्य दिखाया गया है कृषि करते हुए मुगल काल का। कृषि और किसान और कृषि उत्पादन, इसको देखिएगा। किसान और कृषि उत्पादन। खेती और समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें कौन रहते थे? किसान रहते थे गांव में। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी। जैसे कि जमीन की जुताई करते थे, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई करते थे। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन से भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर या तेल इत्यादि वगैरह भी लोग काम करते थे। शक्कर खेतों में नहीं उगाई जाती, लेकिन इसके लिए भी तो हमें गन्ना चाहिए। तेल आपका डायरेक्ट खेतों में नहीं उगता, लेकिन इसके लिए हमें तेल, ये बीज तो चाहिए। अगर हमें सरसों का तेल चाहिए तो सरसों का बीज चाहिए, है ना। अगर हमें तिल का तेल चाहिए तो तिल का बीज चाहिए उसके लिए, है ना। तो ये चीज़ें भी आपकी खेती से ही जुड़ी रहती हैं, खेती पर ही आधारित होती हैं। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र थे, देखिए जरूरी नहीं कि मैदानी इलाका हो वहीं कृषि अकेली होती हो और वहीं हमारे देश के लिए उत्पादन होता हो, नहीं। अब देखिए आगे क्या था। कई ऐसे क्षेत्र भी थे जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके में आपने देखो कि चाय की पत्ती उगाई जाती है ना, जहाँ उस समय की खेती नहीं हो सकती थी। जैसा कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनों पर होता था, वहाँ पे पहाड़ियों पर उस समय खेती नहीं हो सकती थी। क्या होता था कि उस समय पे वहाँ पे उपजाऊपन नहीं था। पहाड़ी इलाकों में कहाँ से उपजाऊपन रहेगा? पथरीली जगह रहेगी। इसके अलावा भूखंड का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। आगे देखिए, स्रोतों की तलाश क्या थी। कहाँ कहाँ लोग स्रोतों की तलाश में गए? क्योंकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजतन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत व ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए हैं।
देखिए अध्ययनों में, अध्ययनों जब पढ़ेंगे जब उसमें देख लेंगे। इसको देखिए आगे, सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था आइन ए अकबरी। इसको आइन बोला जाता, आइन ए अकबरी को क्या बोला जाता था? आइन बोला जाता था। जिसको लिखा किसने था? अबुल फजल ने। एग्जाम में बहुत पूछता है अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? इतिहासकार थे अबुल फजल, अकबर के दरबार में रहते थे, इसलिए इन्होंने अकबर का इतिहास लिखा। अकबर ए आइनी, आइन ए अकबरी, या उसको आइन अकेला नाम से बोला जाता था। तो आइन किससे संबंधित है? अकबर से। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। तो इसमें आइन में जो है अकबर के समय पे जो स्थितियां थीं, कृषि की स्थितियां थीं या युद्धों की स्थितियां थीं, जिस किसी की भी अगर आप स्थिति की बात करें, मार्केटिंग कैसी थी, सब कुछ इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। आइए देखिए, किंतु की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोशी यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उनका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। आगे देखिए, आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करता है जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में अगर आप बात करें तो देखिए, किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। मतलब जैसे मुगल थे तो मुगल के आसपास और भी राज्य रहे होंगे, तो मुगल की सत्ता से वो प्रभावित रहे होंगे, तो उन लोगों ने हो सकता अपने दस्तावेजों में कुछ चीज़ें लिख रखी हों। तो देखिए, इनमें 17वीं और 18वीं शताब्दी के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल थे जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी थे जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोग खाका पेश करते हैं। ये जो मुगल थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज थे, इन लोगों ने भी क्या किया, पूर्वी भारत में जो कृषि संबंधी उपयोगी खाका इन्होंने बना रखा था, यानी जो पूरब में कृषि हो रही थी उसके बारे में इन लोगों ने लिख रखा था। इनके दस्तावेजों में वो चीज़ें मिली हुई हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। आगे देखिएगा, किसान और उनकी ज़मीन किस प्रकार से बटी हुई थी, क्या होता था, क्या आज की तरह लेखपाल जाके वहाँ पे ज़मीनों का मापन करता था, कैसी चीज़ें रहती थी। तो चलिए देख लेते हैं किसान और उनकी ज़मीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, देखिए किसान का पर्यायवाची होता है रैयत, इस चीज़ को याद रखिएगा। आमतौर पर रैयत यानी बहुवचन रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। किसानों को क्या क्या बोलते थे उस समय पे? एक तो रैयत बोलते थे। रैयत का बहुवचन की अगर बात करें तो आप रियाना हो जाएगा, या मुजरियान भी किसान को बोला जाता था। तो किसान तो हम आज की भाषा में बोलते हैं, लेकिन आप मुगल काल की बात करें तो रैयत बोला जाता था। उसका बहुवचन जैसे आप बहुत सारे किसान होंगे तो रियाया हो जाएगा, और मुजरियान भी कहीं कहीं शब्द इसका प्रयोग किया जाता था किसान के लिए। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी इस्तेमाल के लिए मिलते हैं। किसान तो मिल जाएगा आपको, एक शब्द और मिलेगा आसामी, है ना। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किस्सों की चर्चा करते हैं, एक तो खुदकास्त या पाहीकास्त। अब इसको देखिएगा, इसको देख लेते हैं। किसान बस्तियों का बसना या उजड़ना, पहले इसको देख लीजिए 1 मिनट के लिए। यह हिंदुस्तान कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट करवा दिया। तो देखिए इसने बाबरनामा में क्या नोट करवाया था, हिंदुस्तान में बस्तियों और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते थे और बस भी जाते थे। एकदम से पूरा शहर खाली, एकदम से पूरा शहर बस गया। बरसों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे जोड़कर चले जाते थे, इसमें छोड़कर चले जाते थे। तो वे ये काम कुछ इस तरह करते थे कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता था। एकदम से इतना सारा छोड़ देते कि 1.5 दिन में, 1-2 दिन में वहाँ से नामो निशान पूरा गाँव खाली हो जाता था। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते थे तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की जरूरत नहीं होती थी। उनकी सारी फसलें बारिश के पानी से उगती थीं।
मतलब उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती थी, ऐसी जगह पर रुक जाएंगे जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती थी, है ना। और इंडिया की जो खेती है वो तो पहले भी बारिश पर निर्भर थी, वो आज भी बारिश पर निर्भर है। और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है और उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं, उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी जरूरत नहीं होती। खस की घास बहुतायत में पाई जाती थी, खस पौधा होता था एक। जंगल अपार हैं, झोपड़ियाँ बनाई जाती थी और यकाएक एक गांव या एक शहर खड़ा हो जाता था, उजड़ भी जाता था और खड़ा भी हो जाता था। चलिए अब इसको आगे देखते हैं, कहाँ पे थे हम लोग। देखिए, दो किस्म के किसानों की चर्चा की बात होती है। तो एक पहला तो किसान था खुद काश्त और दूसरा था पाही काश्त। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। इसको क्या कहेंगे? खुद काश्त, खुद मतलब जहाँ पे उसकी जमीन है वहीं पे किसान रह रहा है। पाही काश्त, वे खेतीहर थे, दूसरे गांव से मजदूरी के लिए आ जाते थे, जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से ही पाही काश्त बनाते थे, लोग अपनी मर्जी से ही पाही काश्त बनते थे। अब बनेंगे क्यों? जब उनके पास कोई और जरिया नहीं होगा तो वो पाही काश्त बन जाएंगे। जब उनके पास किसानी नहीं है, खेती नहीं है, तो वो खुद काश्त कैसे बनेंगे? खुद की खेती पर जो है खेती कहाँ से करेंगे? खुद की ज़मीन पर खेती नहीं कर पाएंगे ना। तो पाही काश्त बनना तो उनकी, अब आप खुद की बात करिए, यानी मर्जी की बात करिए, भाई मर्जी से पाही काश्त बने हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मजबूरन पाही काश्त बने हैं। चलिए आगे देखिए। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव से बेहतर मिलें, तो अगर आप जिस गांव में हैं उस गांव से कर दूसरे गांव में अधिक अच्छा मिलता है तो इंसान दूसरे गांव में काम करने चला जाता था और मजबूरन भी बन जाता था। जैसे मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी होती थी तो मजबूरन भी पाही काश्त बन जाता था। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता होगा, ज़्यादातर के पास इससे भी कम था। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध मानी जाती थी। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। आसामी यानी किसान को। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी व बेची जाती थी और दूसरी संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी लागू ही होता था। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंटों, कांटे से पहचान के लिए निशान लगाते थे और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते थे। चलिए देखेंगे सिंचाई और तकनीक व्यवस्था किस प्रकार से थी। जमीन और तकनीक क्या थी? सिंचाई और तकनीक क्या थी? जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। उस समय पे कृषि ही सबसे मुख्य कार्य था लोगों का, क्योंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था। यानी हम कृषि करेंगे, खेती करेंगे, जो हमें अनाज मिलेगा उससे लोग भूखे नहीं रहेंगे, है ना। मुख्य उद्देश्य तो यही रहेगा पहले लोगों का कि लोग भूखे ना रहें या हम भूखे ना रहें। इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या इससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। धान की खेती में पानी ज़्यादा लगता है ना, तो डिपेंड करता है, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे आप खेती कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें कि गेहूँ, ज्वार की खेती कहीं भी हो जाती थी। तो सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की करी जाती थी? तो उस अनाज की करी जाती थी जो खाने वाला था, चावल, गेहूँ, ज्वार। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में गेहूं और ज्वार बाजरे की खेती की जाती थी। तो देखिए, गेहूं, ज्वार, बाजरा मोटे दाने का अनाज माना जाता है। मोटे दाने के अनाज में क्या होता है? पानी कम लगता है ना। चलिए देखिए आगे। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था। क्या था? मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, रीढ़ की हड्डी था, जिसके बिना कृषि हो ही नहीं सकती थी। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी डिस्टर्ब हो तो आप खड़े भी नहीं हो सकते। उसी तरह क्या था कि कृषि खड़ी भी नहीं हो सकती थी अगर मानसून नहीं आएगा तो। जैसा कि आज भी है, आज भी वही चीज़ है कि बारिश पर आधारित है भारत की पूरी कृषि। लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थीं जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत होती थी। इसके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़ते थे। थोड़ी बहुत बन जाता है, लेकिन देखिए अगर बारिश नहीं होगी तो आप मान लीजिए जो कृत्रिम उपाय बनाते हैं वो भी कैसे बना पाएंगे, है ना। क्योंकि बारिश नहीं होगी तो आपकी जो तालाब हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तालाब वगैरह, नदियाँ वगैरह, ये भी सूखने लगते हैं, इनमें पानी कम होने लगता है। चलिए देखिए आगे।
पेड़ों और खेतों की सिंचाई कैसे होती थी। तो देख लीजिए, इसको बाबरनामा में इस चीज़ को लिखाया गया है कि किस प्रकार से पेड़ों और खेतों की सिंचाई करते थे ये लोग। तो इसको देख लेना आराम से। ये रहट बनी हुई है, रहट की संरचना एग्जाम में पूछा जाता है कि रहट किससे संबंधित है, क्योंकि रहट की जो चर्चा है वो एनसीईआरटी में साइंस में भी की गई है, भूगोल में भी की गई है। इस बात अगर आप बात करें तो अब हिस्ट्री में भी की गई है। तो रहट इंपॉर्टेंट है। रहट किसके लिए काम आता था उस जमाने पे। आज भी कहीं कहीं रहट का ही उपयोग होता है। तो रहट आपका एक सिंचाई यंत्र है। चलिए देखेंगे। और एक काम और करना, आप रहट का चलाना यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उसमें डालना रहट को किस प्रकार से चलाया जाता है। तो कई लोगों ने वीडियो बना के डाले हुए हैं रहट के, क्योंकि आज भी गांव में रहट का उपयोग किया जाता है। तो तंबाकू का प्रसार किया था, तंबाकू किस प्रकार से प्रसारित हुआ। अपने आप तो लोगों को पता चला नहीं होगा कि तंबाकू का पत्ता है, इसको चबाया जाता है या इसको खाया जाता है, धूम्रपान किया जाता है। तो देखिए कैसे हुआ। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहाँ से 17वीं सदी की शुरुआत वर्षों में उसे उत्तर में लाया गया, उत्तर भारत में। आयन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। आयन अकबरी में तंबाकू की खेती का जिक्र नहीं किया हुआ है। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा था। अकबर ने 1604 में पहली बार तंबाकू को देखा था। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान यानी हुक्के या चिल्लम में भरने का चलन भी चला होगा, जोर पकड़ा होगा लत ने। और जहांगीर इस बुरी आदत के फैसले से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। चलिए देखेंगे। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में साय नहर खुदवाई गई थी। शाहजहां ने अपने शासनकाल में पंजाब में साह नहर यानी अपने ही नाम से नहर को खुदवा दिया था। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशुबल पर आधारित होता था। पशु यानी बैल ज़्यादातर लगते थे खेती किसानी में। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जाता है। लकड़ी के हल्के हल का दिया जाता है। हल कैसे चलेगा? हल उस समय पे कैसे चलता था? तो बैलों के द्वारा ही चलता था। एक बैल की जोड़ी लगती थी, 2 बैल लगते थे, उस पर हल चलाया जाता था, जिसके एक छोर पर लोहे की नुकीली धार का फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लिए जाते थे। आपको पता है मिट्टी की गुड़ाई क्या होती है और मिट्टी की निराई क्या होती है? निराई करना होता है उससे खरपतवार को निकालना, और गुड़ाई करना क्या होता है? थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऐसे ही खोदते रहना। जैसे अगर मान लीजिए एक पौधा लगा हुआ है, मान लीजिए टमाटर की खेती हो रही है, तो ये टमाटर का पौधा लगा हुआ है, तो ये टमाटर के पौधे की जड़ है। आप इसके आसपास आप मिट्टी को पोला कर देंगे, थोड़ी थोड़ी ऐसी निराई कर देंगे या गुड़ाई कर देंगे। निराई का मतलब है उसके अगल बगल का पूरा खरपतवार आपने निकाल दिया हाथ से, तो वो आपकी निराई होगी। और गुड़ाई यानी उस मिट्टी को पोला करने के लिए थोड़ा थोड़ा खोद दिया, तो ये हो गई आपकी गुड़ाई। आगे देखिए, फसलों की भरमार। मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। एक थी आपकी खरीफ की फसल और दूसरी आपकी रबी की फसल की जाती थी। रबी की फसल की अगर बात करें तो आपकी बसंत ऋतु में की जाती है, और खरीफ की बात करें तो पतझड़ में। यानी सूखे इलाके और बंजर जमीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थीं। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां 2 साल में 3 फसलें उगाई जाती थी। वो डिपेंड करता है एक तो मानसून पर, दूसरा वहाँ की खेती पर, या मतलब वहाँ की ज़मीन पर डिपेंड करता है, वहाँ की उर्वरकता पर डिपेंड करता है कि आप कितने 2 बार या 3 बार कितनी क्षमता है उसमें कि उतनी बार आप खेती कर लेंगे। बात देखिए इधर पे, इसके बाद देखिए, इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आयन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। बताइए कितनी? 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। और अब बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में उगाई जाती थी।
अगर आप बंगाल की बात करें तो सिर्फ चावल 50 प्रकार का उगाया जाता था। एक तो अगर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की आप बात करें तो पूरे में क्या मिलता है आपको, अधिकतर चावल मिलेगा, अधिकतर। और चावल में भी 50 प्रकार की किस्में उस समय पर उगाई जाती थी, आज की बात मत कीजिए, है ना, अंग्रेजी की। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यही नहीं कि मध्यकालीन भारत में सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी खेती। स्रोतों से हमें अक्सर जिन्स ये कामिल यानी सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। जिन्स ये कामिल किसके लिए उपयोग किया जाता है, जिन्स ये कामिल होता है सर्वोत्तम फसलें, याद रखिएगा इसको, है ना। मुगल अगर उसमें एग्जाम में दे दे जिनसे कामिल क्या है, तो आप क्या कव्वाली है, नाटक है, कोई बुक है, या फिर सर्वोत्तम फसलें हैं, तो सर्वोत्तम फसलें तो अधिकतर लोग 99% लोग क्रॉस करके चले आएंगे जिसने पढ़ा नहीं होगा। जिन्स ए कामिल, सर्वोत्तम फसलें। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थीं, बेहतरीन सर्वोत्तम फसलें थीं। मध्य भारत तो दक्कनी पठार में फैले हुई जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। बंगाल में सबसे ज़्यादा चीनी बनती थी उस समय पर। तिलहन में अगर आप बात करें, तिलहन का मतलब तिल नहीं होता है, तिलहन का मतलब होता है जिस बीज से तेल आए उसकी खेती कर, सॉरी, जिस बीज से आप तेल निकाल सकें। जैसे देखिए सरसों की बात करें, दलहन की अगर आप बात करें तो ये सब नगदी फसलें होती थी। दाल आप उगा लेंगे, आप तिलहन की फसल उगा लेंगे तो उसको घर पर नहीं रख सकते। जिस फसल को हम सेल करने के लिए यानी बेचने के लिए उगाएं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नगदी फसलें। इससे पता चलता है, या फिर उसको वाणिज्यिक फसल भी आप कह देते हैं नगदी की जगह। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चलिए इसको आगे देखिएगा क्या दिया हुआ है। देखिए 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका से आया था, इस चीज़ को याद रखिएगा, मक्का भारत का नहीं था, अफ्रीका से आया, स्पेन के रास्ते आया था, और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी थी। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल भी हमारे नहीं थे। ना तो आलू हमारा है, ना टमाटर हमारा है, ना मिर्च हमारी है, ना अनानास है, ना पपीता है, ना मक्का है। ये सारी फसलें बाहर के देशों से आई थीं। ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं तो देखिए ग्रामीण समुदाय लोग बाग किस प्रकार से चलाते थे, किस प्रकार से इनके ग्रामीण समुदाय बनते थे। ऊपर लिखी बातों से जाहिर होता है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। मतलब कृषि करने में किसान पूरी तरीके से लीन था। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ा था, यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक थे। कौन कौन से थे? एक तो आपको खेतीहर किसान मिल जाएंगे, दूसरे आपको पंचायतें मिल जाएंगी, और दूसरा आपका गाँव का मुखिया मिल जाएगा। मुखिया को मुकद्दस या मंडल भी कह सकते हैं आप, मुकद्दम या मंडल। तो ये सामूहिक ग्रामीण समुदाय के हिस्से कौन कौन से लोग थे? एक तो खेतीहर किसान, वो समूह बना लें। फिर पंचायत में तो आपने देखा होगा कि समूह बन के ही लोग बाग बैठते हैं, और गांव का मुखिया बैठता था, है ना। तो ये समूह रहते थे। जाति और ग्रामीण माहौल किस प्रकार से था उस समय पर? जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूहों में बटे हुए थे। किसानों में भी उनके अपने अलग अलग समूह बटे हुए थे। किस वजह से? तो जातियों की वजह से। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे हुए थे, यानी छोटे काम मान सकते हैं आप लोग, कह सकते हैं। वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन छोटे काम बोल सकते हैं। या फिर खेतों में मजदूरी करते हैं। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे
और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनकी हालात कमोबेश वैसी ही थी जैसी कि आधुनिक भारत में दलितों की है। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदाय में हलाल खोरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह की हदों के बाहर ही रह सकते थे। गांव के बाहर रह सकते थे कौन? जो हलाल खोरान जैसी नीच कामों से लोग बाग जुड़े हुए थे। इसी तरह बिहार में हल्लाह जादाओं शाब्दिक अर्थ होता है नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जाती थी। हल्लाह जादा कौन होते हैं? नाविकों के पुत्र। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था, ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में की गई है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा बिंद्रावन यानी उत्तर प्रदेश, आज के उत्तर प्रदेश में बिंद्रावन मिलेगा, बिंद्रावन के इलाके में गौरव समुदाय ने किया था। इसके बावजूद आगे देखिए, बावजूद इसके की भी जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागबानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर, माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पूर्वी इलाके में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप व केवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगी थी। चले आगे देखिए, पंचायत और मुखिया किस प्रकार से काम करते थे। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमाव बड़ा होता था। बुजुर्ग लोग अधिकतर बैठते थे पंचायत में। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे, यानी जो गांव को कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए उस पर फैसला कर सके, इसलिए बुजुर्ग लोगों को बिठाया जाता था। और संपत्ति में भी बड़े लोगों को बिठाया जाता था, एज में भी बड़े हों और संपत्ति में भी बड़े हों, उन लोगों को बिठाया जाता था। जिन गाँव में कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती थी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत ने जैसे किसान जैसे कि आज की डेट में प्रधान होता है, उस समय पे पंचायत होती थी। आगे देखिए, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। पंचायत 5 लोगों की पंचायत है ना, 5 लोग बैठते थे। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता होगा। ऐसे नहीं बैठ जाता होगा कोई भी पंचायत में या पंच बन के। उन लोगों को चुन के बिठाया जाता था सहमति से गांव की, और इस चुनाव के बाद उन्हें उनकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था, और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। आगे देखिए, पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन पर अधिकारियों और खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था, जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए किया जाता था। जैसे आज हम लोग कर देते हैं ना, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो फिर सरकार हमारी हेल्प करती है, उसी प्रकार से इनका होता था कि कोई बाढ़ जैसी स्थिति पनप गई, भुखमरी जैसी स्थिति पनप गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या होता था, वो पैसा उस चीज़ में आपदाओं में लगाया जाता था चीज़ों को सुधारने के लिए, और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाने या नहर खोदना। इन कामों के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाता था। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थीं। यूँ कहा जा सकता था कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी में से एक था। चलिए देखें आगे। शादियां विवाह होते हैं तो लोगों को आचरणबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे,
जैसे आजकल क्या होता है, लोग बाग शराब वराब पी के डांस करने लगते हैं, बिहार साइड, यूपी में, बिहार यूपी में ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होता है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादियों में क्या होता है, सब लोग इकट्ठे रहते हैं, कोई किसी के साथ बदतमीजी करे तो ये जिम्मेदारी गांव के मुखिया पर रहती थी। आचरण देखना लोगों को। आगे देखिए, पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था और एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। तो ये चीज़ें होती थी। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में यह पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थीं। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करवाती थी। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थीं। यह तय करती थीं कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा, फौजीदारी न्याय को छोड़ दें तो ज़्यादातर मामले में राज्य जाति पंचायत के फैसले को मानना था। आगे देखिए, पश्चिमी भारत में क्या चीज़ें थीं। तो पश्चिमी भारत की अगर बात करते हैं, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियां या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेकार वसूली की शिकायतें की गई हैं। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थीं। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग सम्राट समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक ही बहुत ज़्यादा कर की मांग, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी बहुत ज़्यादा कर की मांग। कर की स्थिति इस प्रकार से थी, वे 50-60% कर ले लेते थे लोग, किसान के लिए बचेगा क्या, है ना। इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम पड़ गया। इतना कर दे देते थे कि उनके पास खुद खाने के लिए चीज़ें नहीं बचती थीं। खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज कैसे अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की, अब देखिए इसमें अत्यधिक कर की मांगों के मामलों में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसा कि गांव छोड़कर भाग जाना। जुतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध होती थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतीहरों के हाथों में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। चलिए देखेंगे ग्रामीण दस्तकार। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांव के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। 25% लोग दस्तकार थे। कभी कभी किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि ऐसे कई समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। समय समय के अनुसार खेती का टाइम आ गया तो खेती कर ली, बाकी टाइम दस्तकारी कर ली, है ना। खेतिहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। बहुत तरह की चीज़ें बनाते थे लोग। आगे देखिए, मसलन रंगरेजी करते थे, कपड़ों पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना तथा उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती, जैसे कि बुआई सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय एक खेती हर दस्तकार का काम करते थे। पहला क्या है, बुवाई कर दी, ठीक है, बुवाई कर दी, सब हो गया। अब फसल आपकी पकनी है तो अब उसको तो आपको छोड़ देना है, आपको उसको वहाँ पे बैठना थोड़ी ना है फसल के ऊपर कि नहीं हम तो यहीं बैठे रहेंगे। तो वो जो समय रहता था उसमें लोग और काम भी कर लेते थे, ये रहता था। आगे देखिए, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे।
जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी, ये शायद पंचायत ही तय करती होगी। मतलब जो पैसा देना पड़ेगा, मान लीजिए आपने किसी का ज़मीन का टुकड़ा ले लिया खेती करने के लिए, तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा कितना देना पड़ता था, ये शायद पंचायती लोग ही, पंच लोग ही फैसला करते होंगे। ये चीज़ बता रखी है। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती है, जैसे जहाँ दस्तकार तथा हर एक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनियमन होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदे थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। चलिए देखिए एक छोटा गणराज्य। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें, देखिए कैसे समझ सकते हैं। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांव को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते हैं। भाईचारा तो रहता है हम भारतीयों में, इसके अलावा संसाधन और श्रम का भी बंटवारा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर यानी सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। औरत और जो है पुरुष और महिला के लिए बहुत ही सामाजिक विषमताएं थी। जाति के लिए भी थी, कोई ब्राह्मण जाति का है, कोई शूद्र जाति का है, तो इसमें प्रॉब्लम रहती थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी और पूर्व भुगतान भी नगद में ही देना पड़ता था। इन्हें नगद में ही मिलता था जो चीज़ें लोग बेचते थे। इसी तरह कपास, रेशम और नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नगद रूप में ही दिया जाता था। तो चलिए ब्लू वाले जो भी छूटे हैं बॉक्सेस को देख लेते हैं एक बार। ये देखिए भ्रष्ट मंडल क्या होता था। मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता था। मान लीजिए किसी को ऊंची पदवी पे बिठा दिया, अब वो अपने पदवी का क्या गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वही चीज़ बता रहा है। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे और यह भी कि वे अपनी ज़मीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। ये रहता था, तो ये होता था आपका भ्रष्ट मंडल। अब आगे देखिएगा क्या है, ये सारा कुछ हो गया। गांव में मुद्रा किस प्रकार से चलती थी। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जया बैप्टिस्ट तेवर्नियर को यह बात उल्लेखने लगी कि भारत में भी गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले हों, जिन्हें हम सराफ कहते थे। गांव को एक बैंकर की तरफ सराफ वाला भुगतान करते थे। अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते थे और कौड़ियों के दाम गिरा देते थे। कौड़ियों के मुकाबले पैसे की वो बढ़ाते घटाते रहते थे। जैसे आजकल जैसे भारतीय रुपए, डॉलर है ना, टका है, तो वो अपना घटता बढ़ता रहता है। कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इस चीज़ को एक बार देख लीजिए 1 मिनट के लिए। जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिका अदा करती थी। जिस संदर्भ में हम बात करते हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे और हल चलाते थे, तो महिलाएं बुवाई, निराई और कटाई के साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, तो जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी,
तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क क्या था? घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द काम करेंगे, ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। कृषि में महिलाएं संलग्न थीं बहुत ज़्यादा, आज भी हैं। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बन गए। जैव वैज्ञानिक क्रियाएं क्या थीं? देखिए, जो प्राकृतिक था। मसलन पश्चिमी भारत में क्या हुआ, राजसोला महिलाओं को हल व कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। बताइए, ये चीज़ रहती थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। तो आज भी अगर आप बात करें, महोबा जिले में पान की खेती होती है, तो यहाँ भी महिलाओं को घुसने नहीं दिया जाता पान के खेत में, आदमी लोग अकेले करते हैं। देखिए, सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी काम करती थी। मतलब घर का काम भी करना पड़ता था, दूसरे के घरों में काम करना है तो वो भी करती थी महिलाएं, खेतों में भी काम करती थी, और इसके अलावा अगर मार्केटिंग भी करनी हो तो वो भी कर लेती थी। क्योंकि समाज श्रम पर निर्भर था। समाज क्या था? श्रम पर निर्भर था। इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। आई बात समझ में? क्या किया जाता था? बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को एक संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि महिलाएं कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से बहुत महिलाएं की मृत्यु दर ज़्यादा हो चुकी थी। इसलिए महिलाओं जो है क्या हुआ था, ये रेशियो जो है कम हो चुका था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा होते हुए जो सम्राट समूहों से भी अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा की जाती थी, यानी आप पैसे दे दो, दुल्हन के घर वालों को आप पैसे दे दो। इसको दहेज नहीं बोला जाता था। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थीं। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया कौन होता था? तो मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था, यानी जो है महिला मुखिया नहीं होती थी। सीधी बात है। बेवफाई के शक पर महिलाओं को भयानक दंड दिया जा सकता था, ये चीज़ अलग थी। बताइए, आगे देखिए, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती थीं। जब महिला बेवफा हो सकती है तो पति भी तो बेवफा रहता है। तो उस चीज़ के लिए महिलाओं ने क्या किया, पंचायत में ये चीज़ दर्ज की। या फिर गृहस्थी के मर्द पर ये आरोप लगाती थी कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करते हैं। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, मर्दों को जाने दिया जाता था कि हटाओ। लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो। बेवफाई के लिए तो इन्हें दंडित नहीं किया जाता था, लेकिन आप बच्चे और पत्नी की जो है भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, आप उसको खर्चा पानी नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज़ की भरपाई की जाती थी पंचायतों के द्वारा। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती थीं, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते थे। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। चलिए देखिए आगे। भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ महिलाएं विधवा महिलाएं थीं, विधवा महिलाएं भी शामिल थीं। पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थीं। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने और गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थीं। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई गई हैं काफ़ी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता कौन थी? एक स्त्री थी। बंगाल में बात करें तो बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ी जमींदारी थी, और वहाँ की जो कर्ता धर्ता थी वो एक स्त्री थी। तो ये हो गया आपका इतना। तो आपने देख लिया कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। जंगल और कबीले, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, है ना, क्योंकि 45 मिनट का आपका हो चुका है और 45 मिनट से ज़्यादा हम लोग एक वीडियो को करते नहीं हैं। तो चलिए हम मिलेंगे जंगल और कबीले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।